हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं ना बहुत टाइम से अपनी जितनी भी मेरी वीडियोस हैं तो आई हैव बीन टॉकिंग अगेन एंड अगेन कि भाई मेडिकल जो प्रोफेशन है यहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं सो दे आर नॉट गेटिंग एनफ मनी कि जितना वो डिमांड करते हैं। डिमांड तो नहीं मैं बोलूँगी, जितना वो डिज़र्व करते हैं। बट फिर वही बात है, बीच में से कई लोग आएंगे जो मुझे बोलेंगे आके कि मैडम आप तो आउट ऑफ द ब्लूज बात कर रही हो, बल्कि आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी लगातार देखेंगे चीज़ें उससे रिलेटेड। दैट इज़ वाई फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स के लिए क्या सही है और क्या गलत है उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रही होती हूँ कि उनके लिए चॉइसेस ताकि चूज करना इजी रहे। राइट। तो एक मेरी वीडियो थी यूपीएससी इज बेटर देन पीजी के ऊपर जो मैंने बनाई थी फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स के लिए स्पेशली। तो उसमें आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सराहा, जिसके लिए आई एम ग्रेटफुल कि हाँ यार ठीक है, दुनिया में हैं ऐसे लोग कि अगर आप हार्ड वर्क या फिर अगर आप किसी को ट्रूली मोटिवेट करना चाहते हो या किसी को सही गाइडेंस देना चाहते हो तो देर आर पीपल हु अप्रिशिएट योर वर्क। आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ डीएम्स की येस मैम यही सिचुएशन है, यही ग्राउंड रियलिटी है, बट स्टिल उसमें से भी ना आप जितना मर्जी भला कर लो तो 100 में से 100 लोग कभी भी आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होंगे एंड दैट इज ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता ही है, बिकॉज हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है, हर किसी की फैमिली की कंडीशंस अलग होती हैं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट एंड बट इसी के मद्देनज़र अभी एक लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में चल रहा था कि एक न्यूरो सर्जन जिनको अपनी सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंसी के टाइम उनको 1.3 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड मिल रहा था एंड बहुत ही इनका वायरल सा भी हो रहा था पोस्टिंग ऑर्डर्स जिसमें कि उनको ऑफर की गई थी जॉब जिसमें 33,600 के आसपास उनकी पर मंथ सैलरी प्लस इंसेंटिव्स। जो इंसेंटिव आते हैं ये आते हैं हमारे एनएचएम से। ठीक है, तो वो इंसेंटिव मिला के भी मतलब वो मैक्सिमम जो इंसेंटिव होता है दैट इज अराउंड 40,000 डिपेंडिंग ऑन द एरिया यू सर्व इन। अब इसके खिलाफ जो हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशंस हैं, तो दे हैव रेज देयर वॉइस कि भाई ये इतना कम सैलरी पैकेज अगर आप सारा सबको मिला लें तो अराउंड 70,000 भी, मतलब अगर हम उसको खींच दें ना पर मंथ तब बन रहा है। एंड ही वॉज ऑलरेडी गेटिंग 1.3 लैक्स पर मंथ, है ना, जब वो अपना सुपर स्पेशलिटी कर रहे थे। अब इसी की कंपैरिजन अगर मैं आपके साथ कर दूं जो हमने अभी पिछले साल, आई थिंक 6 महीने पहले की बात है, एनआईटी हमीरपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, तो यहाँ के एक बीटेक के स्टूडेंट, तो वो फाइनल ईयर में आए, उनको पोस्टिंग में जो पैकेज मिला तो वन ऑफ द हाईएस्ट था। आई थिंक 3.4 करोड़ था पर मंथ, जितना मेरे को याद आ रहा है। 3 और 4 करोड़ पर मंथ नहीं, पर ईयर का फिगर था ये, आई एम सॉरी। तो अब आप कंपैरिजन कर लो कि एक तरफ एक एनआईटी का स्टूडेंट जिसमें कैलिबर है एंड आई टोटली अप्रिशिएट दैट कि उसने 4 इयर्स के बाद उसको इतना ऑफर किया जा रहा है, और उसी के कंपैरिजन में एक एमबीबीएस का एक स्टूडेंट जिसने पहले 5.5 साल एमबीबीएस करी, उसके बाद 3 इयर्स के बाद उसने स्पेशलाइजेशन करी एंड आफ्टर 3 इयर्स उसने अगेन 3 इयर्स, ठीक है आप काउंट करिए पीरियड, 6 इयर्स प्लस 5.5, ऑलमोस्ट 12 साल। 12 साल के बाद उसको 70,000 पर मंथ की भी जॉब नहीं है। अगर मैं साल साल के पैकेज की बात करूँ तो अराउंड 8 लाख पर ईयर। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड मेरी बातें थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, थोड़ी क्या टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, थोड़ी कड़वी होती हैं। आई डोंट शुगर कोट थिंग्स। मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो हमारे यंग जेनजी डॉक्टर्स हैं और स्पेशली फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हैं हु आर कन्फ्यूज्ड, एंड मैं अपने आप को उनको मैं उसी स्थिति में देखती हूँ जिस कन्फ्यूज स्थिति में मैं थी जब मैं नई नई ग्रेजुएट हुई थी। एंड लोगों को पता है क्या चीज़ें, पता है क्या होती हैं, हम 4 लोग जब बैठेंगे ना मेडिकोस तो वी विल टॉक टॉक अबाउट दिस अपने आपस में, लेकिन हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को आना नहीं है एंड नोबडी वांट्स टू कि भाई मैं क्रिटिसाइज भी, मतलब क्या ही बोलूँ इस चीज़ को, ये क्रिटिसाइज करने मतलब अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी लोग तैयार नहीं है एंड देन यू से एक इकट्ठे खड़े होने को तैयार नहीं है।
जब हम ही लोग आपस में इकट्ठे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है और हम ही एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं, अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी को जब हम ही पुल बैक कर रहे हैं, एंड सम पीपल दे आर लाइक कि हाँ यार, आजकल की जनरेशन डिजर्व ही नहीं करती। जब हम बैठते हैं ना चार बंदों में, तो उसमें से कई बंदे आके बोलेंगे कि यार आजकल के लोग ना ये रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं सीनियर्स की, सो दे डोंट डिजर्व ऑल दिस। ठीक है, बट यार बात ये है ना कि हम अपना टाइम भूल जाते हैं। हम भी थे जब, तो हम जब बन के निकलते हैं ना कुछ, हम में भी एक जज्बा होता है कि यार डॉक्टर बन गए, है ना, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब हमारे पास रुतबा आया है या वट एवर, है ना, वी आर क्लास वन ऑफिसर्स। आप में अगर वो चीज़ नहीं भी है, जिन आसपास आप चार बंदों के पास बैठे हो ना, वही आपको एक वो कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाना, वही डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर साहब। एंड वही चार लोग जब आपके पीठ पीछे ना आपको गालियाँ निकाल रहे होंगे। ये एक ट्रुथ है, एक रियलिटी है। तो हम इन चीज़ों से गुज़रे हुए हैं। हर कोई आपको फूँक देगा, हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं फूँक दे देना किसी को। और बंदा जब गुब्बारा बन जाता है तो फिर वो वहीं आके पिन डुबो देंगे, एंड देन यू विल फील डिप्रेस्ड कि भई हुआ क्या? ठीक है? तो पहली बात है कि भैया, सबसे पहले एज मेडिकल फ्रेटर्निटी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखो। एक तो देखो एथिकल प्रैक्टिस किया करो, जो मैं आपको हर टाइम बोलती हूँ। प्लस दूसरी बात ये भी है, थोड़ी बहुत अगर आप लोगों ने अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर ली, कुछ नहीं जाता है। एंड थर्ड थिंग इज, जब ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, तो ये हमारा, जो हम सीनियर्स हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने यंगर जो डॉक्टर्स हैं इनके लिए भी सोचें। यही नहीं सोच के बैठ अगर हम यही सोच के बैठ जाए ना कि यार तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें थोड़े ना फ़र्क पड़ रहा है, इन लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम सारी सोसाइटी की एज़ अ होल ये वाली सोच हो जाएगी ना, तो और इवन पब्लिक को भी इसके खिलाफ, जब तक एक डॉक्टर, पब्लिक को भी इन चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? बिकॉज़ जब तक एक डॉक्टर फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करेगा, जब तक वो यहाँ पे उसको इतनी टेंशन है, वो क्या मरीज़ का इलाज करेगा? जब वो खुद ही इतना फ्रस्ट्रेशन उसमें अपनी कंपैरिज़न करे जा रहा है, वो जिन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो वो जो भी पेशेंट उनके पास जा रहे हैं, उनके पास कइयों के पास तो देखो हाइली एजुकेटेड लोग भी जाते हैं, बट कई वैसे लोग भी जाएँगे, दोज़ हू आर इंटू दोज़ हू आर अर्निंग वेरी वेल, दे आर अर्निंग वेरी वेल इन लाइफ, उनको एबीसी भी नहीं पता है, बट जब और मेडिकल प्रोफेशन की एबीसी नहीं पता है। एंड देन जब चार बंदों में वो बैठते हैं ना, सारे बंदे एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया, डॉक्टर ही तो है। बहुत सारे डॉक्टर मिल जाते हैं। अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में एक, इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, जो कि वायरल हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में झड़प हुई थी। वर्ड्स बड़े डेरोगेटरी यूज़ किए गए थे, और मैं उसमें ये नहीं कहूँगी, अगर मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ स्टैंड कर रही हूँ, तो आई विल नॉट ब्लाइंडली से कि डॉक्टर वाज वेरी राइट। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा जो शब्द उस टाइम यूज़ किए गए, देवर थोड़े से उनके लेवल पे जाके अगर हम देखें कि जहाँ पे वो काम करते हैं, या उनका डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट है, उसमें तू कहना एक नॉर्मल बात है। बट अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव से देखें, किसी के लिए तू सुनना नहीं है अच्छी बात। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, एक पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप, सो ना दिस इज वेरी आई वुड से सेक्रेट रिलेशनशिप। क्यों मैं सेक्रेट वर्ड यूज कर रही हूँ? क्योंकि देखिए, मैं देखती हूँ ना, जूता एक पेशेंट लेने जाएगा, वहां पे वो शो ऑफ करने के लिए 10,000 का जूता भी ले लेगा, एडिडास, रिबॉक। ठीक है, रिबॉक का आप जूता अगर ले रहे हैं, एडिडास का जूता ले रहे हैं, प्यूमा का जूता ले रहे हैं, 10,000 ऑल्सो यू आर स्पेंडिंग इजीली ऑन दैट। ठीक है, बट थिंग इज कि जब आप कंसल्टेशन जाते हैं ना, एक डॉक्टर को कंसल्टेशन देने के लिए, अगर वो 1,000 रुपीज़ कंसल्टेशन है, और सुपर स्पेशलिस्ट अगर 1,500 रुपये कंसल्टेशन है, तो वो जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा लगती है। भाई बेसिकली वो कंसल्टेशन इसके लिए नहीं है कि आप 5 मिनट काम करो, वो इसलिए कि 12 साल उस बंदे ने वहाँ पे उस फील्ड में काम किया है। ठीक है, तो ये मैं बेसिक माइंडसेट की बात कर रही हूँ। एंड जब तक हम डॉक्टर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जितना सैलरी वो डिजर्व करते हैं वो नहीं देंगे, तब तक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट यार, एक डॉक्टर जब खुद से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी सेल्फ आपने जो सेल्फ एस्टीम है वो इतना लो कर दी है कि जिन पेशेंट्स को वो ट्रीट कर रहा है, उसके सामने ही उसको इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ रहा है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ से, क्या मैं इसलिए डॉक्टर बनना था कि भाई मतलब एक मैं ऑनेस्ट फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर की बात कर रही हूँ यहाँ पे।
कि जिसको अपने सामने विकल्प नहीं इतने दिखते हैं, कि हु इज़ फीलिंग ट्रैप्ड। और ये मैं मिडल क्लास के बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं मिडल क्लास से बिलॉन्ग करती हूँ एंड एक टाइ देखो डॉक्टर को क्या सब कुछ फ्री मिल जाता है? या तो आप डॉक्टर के लिए सारी सुविधाएँ फ्री कर दीजिए, सब्सिडी डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे बीपीएल के परिवारों को की जाती है, ताकि डॉक्टर को ये तो रहे कि यार मेरे खर्चा पानी चल जाएगा, मुझे पेट्रोल फ्री में मिल जाएगा, मेरी गाड़ी भर जाएगी, ठीक है? और मुझे जो मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तो बाकियों को 5 लाख की पड़ती है, मुझे 1 लाख की पड़ेगी, कोई बात नहीं। जब हमें हर कहीं सब्सिडी मिलेगी, आप सैलरीज़ कम कर दो, राइट? एटलीस्ट कहीं तो उसको, बल्कि ऐसा होता है, अगर कहीं पे जाएँगे ना आप, देयर आर पीपल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैक्सिमम पीपल दे रिस्पेक्ट, बट यार रिस्पेक्ट से किसी का घर के खर्चे तो नहीं चल सकते ना। किसी ने अपने बच्चे को अगर पढ़ाना है, कहीं हायर एजुकेशन करवानी है एंड उसके पास पैसा ही नहीं है, या इवन आपको पता है मेडिकल की जो बुक्स होती हैं, जो हमारी ये इतनी सारी बुक्स पड़ी है, एक हैरिसन मेडिसिन की बुक होती है जिसको कि बाइबल ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, तो उसके 2 सेट भी ले लो ना, 10,000 से कम में नहीं आते हैं। एक जो स्टेथोस्कोप आपने जिससे वो गले में टांगते हैं ना, वो चेक करना होता है, तो लिटमैन का अगर आपने क्वालिटी का स्टेथोस्कोप लेना है, तो वो 10,000 15,000 के बीच में आता है। तो खर्चे डॉक्टर कहाँ से पूरे करे? और इसके लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी को, हम सबको इकट्ठे आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम में से अगर हम यही सोचें कि भाई हम डॉक्टर बन गए हैं, हमारा काम तो चला है, मी एज़ सीनियर मैं बात कर रही हूँ, एंड कोई बात नहीं, बाकी जो आ रहे हैं इनको अपनी फ़ाइट लड़ने दो, मज़े लो, कोई बात नहीं। देखो हम भी जब लगे थे सर्विस में, उस टाइम हमारे पे स्केल बहुत कम थे, बट वो तब की बात है ना यार। उसके बाद जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अ, अब बात ये है ना कि बाकी डोमेन्स में कितना आपको सैलरी मिल रही है। अभी तो अभी तो जो नेक्स्ट पे कमीशन आ रहा है, तो उसमें तो दे आर प्रपोजिंग कि मिनिमम सैलरी 45,000 हो जाएगी, और अभी मिनिमम सैलरी इस टाइम 18,000 है इन सेंटर। तो आप उसमें लगाओ एक सुपर स्पेशलिस्ट बंदा 12 साल के बाद, लाइक ये ऑफर किया जा रहा है उसको 70,000 पर मंथ के करीब-करीब पैकेज। तो आई डोंट थिंक दिस इज दिस शुड बी द कंडीशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। एंड एक और चीज़ हुई थी अभी पीछे, जो बंदे अब तक आ चुके हैं मेरी वीडियो के इस पॉइंट तक, तो अभी आप सबको पता है -40 का जो हुआ था, दो उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं कि -40 नीट पीजी का जो आया है कि कोई बात नहीं, इसमें तो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में ही लोग जा पाएंगे, या कोई बात नहीं प्राइवेट कॉलेजेस में ही लोग जा पाएंगे। बट जब हर कोई पास आउट हो जाता है, तब देन व्हाट? अगर -40 वाला एनाटमी भी कर रहे हैं, फिजियोलॉजी भी कर रहे हैं, मतलब मैं इसके लिए किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर -40 पे जग हँसाई इतनी हो रही है, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा रोल बैक मिल रहा है कि हाँ, ये अब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो भाई ये कंडीशन ही हटा दो फिर। फिर सीधा ही रख दो कि कोई जिसने बस आपको नीट का पेपर देना है, मैटर ही नहीं करता है कि कितने भी नंबर आएँ, है ना? या तो एमबीबीएस की मेरिट के हिसाब पे, या कुछ भी ऐसा, या क्रीम, अभी अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि -40 में अगर कोई करने जाता भी है, आई एम नॉट अगेंस्ट, देखो मैं तो एक अदना से इंसान हूँ, मैं क्या किसी के अगेंस्ट कुछ बोलूँगी, बट ये जो आप पब्लिक एज़ अ होल देखो ना, पब्लिक में ये चीज़ें जब सार्वजनिक होती है ना, हम सार्वजनिक डोमेन में आते हैं, तो पब्लिक क्या सोचना शुरू हो गई है, दे आर लाइक कि डॉक्टर्स को अपनी डिग्री भी साथ में डिस्प्ले करनी चाहिए कि वो कहाँ से हैं, बिकॉज़ मैं बात करती हूँ ग्राउंड रियलिटी पे। तो ग्राउंड रियलिटी तो यही कह रही है कि -40 वाला अगर चलो एनाटमी कर लिया, बायोकेमिस्ट्री कर लिया, फिजियोलॉजी कर लिया, बल्कि उसमें तो कई तो उसमें लिखा गया है 4 नंबर वाले को कौन-सी ब्रांच मिली है, उनको तो कोई क्लिनिकल ब्रांच भी मिली है। तो बेसिकली ये है कि जो एनाटमी, तो वो एनाटमी के बाद क्या करेंगे? प्रोफ़ेसर बनेंगे? तो वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे, राइट? तो बेसिक बात है यार, कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो ताकि जनरल पब्लिक में भी डॉक्टर्स के खिलाफ ना वो सोचें, उनके पॉजिटिव वे में सोचें, उनका वो फेथ बना रहे। क्योंकि जहाँ पे ये डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता टूटेगा, वहाँ बहुत दिक्कतें हो जाएँगी, और ये प्रोफ़ेशन के लिए बहुत ही डिग्रेडिंग थिंग्स हैं।
एंड अभी फ़िलहाल मैंने बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी बिकॉज़ समाज में इतना कुछ हो रहा है ना, मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी। आप जहाँ पे भी देखिए, आप यूपीएससी का वो निकाल के देख लीजिए, वहाँ पे कितने घोटाले हुए हैं। फिज़िकली हैंडीकैप जो कोटा है, वहाँ से गलत कैंडिडेट्स जा रहे हैं और उसका मिसयूज़ किया जा रहा है इतना, ईडब्ल्यूएस कोटे का इतना मिसयूज़ किया जा रहा है। तो इस सारी चीज़ों में ना, जो मिडल क्लास का फर्स्ट जनरेशन का बच्चा है, जो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है जो मिडल क्लास का, तो वो तो बहुत ही ट्रैप्ड फ़ील कर रहा है। एंड मैं तो खुद जाके उसके लेवल पे जाके सोचती हूँ कि भाई, मैं खुद इतना कन्फ्यूज़ होती थी कि यार, मेहनत तो करो, एथिकल प्रैक्टिस तो करो, बट ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये थोड़ा-सा मनोबल आपका गिरा देती हैं। बाकी देखिए, चीज़ें होती रहनी हैं, बट उसको बिलीव करना, नहीं करना आपकी बात है। सबूत के तौर पे कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। आप पोस्ट डाली हैं, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स डाली हैं, ऑर्डर्स डाले हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी देखिए, मेरा फ़र्ज़ क्या है, आप लोगों का फ़र्ज़ क्या है, हमें तो एक बात है कि यार, हम अपनी चीज़ को करेक्ट अथॉरिटीज़ तक किसी न किसी तरह पहुँचा सकें। मैं अगर अपनी तरफ से, अगर मेरा यूट्यूब पे चैनल है और अगर मैं इसको एक मेडिकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मन से लगता है कि भाई, जो बंदा, जो डॉक्टर मरीज़ को ठीक कर रहा है ना, तो ही डिज़र्व्स रिस्पेक्ट के साथ-साथ पैसा भी, बिकॉज़ रिस्पेक्ट के साथ घर नहीं चलता है किसी का। रिस्पेक्ट इज़ नॉट करेंसी। एंड वो रिस्पेक्ट का भी ऐसे होता है, जब पेशेंट नीडी होता है, तो उसके लिए डॉक्टर भगवान है। एंड जब उसकी नीड ख़त्म हो जाती है, तो वी ह्यूमन बीइंग्स, वी आर वेरी सेल्फिश पीपल, और जब नीड ख़त्म, तो हम उसी डॉक्टर को बैठ के गालियाँ दे रहे होते हैं। एंड आई एग्री कि प्रोफेशन में कुछ ऐसे हैं लोग, बट वो हर जगह ऐसे होते हैं कि दोज़ हु आर मेरे को लगता है 5 से 6% तक ऐसे लोग होंगे कि हाँ यार, पब्लिक का जो विश्वास तोड़ देते हैं, कि वहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है मेडिसिन्स की, जो पेशेंट्स की मेन कंप्लेंट रहती है कि यार, हम तो 2 दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक 4-5 हज़ार की दवाइयाँ दे दी गई, या फालतू की इन्वेस्टिगेशंस कर दी गई, उसके लिए भी हमें काम करना है। उसके लिए भी यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल ना, जो भी हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं। जब तक हम खुद अपने लिए अपने काम से प्रूव नहीं करेंगे, है ना? तो तब तक जिस पेशेंट को सिर्फ़ एक पीसीएम की ज़रूरत है, या फिर जिसको सिर्फ़ एक डिक्लोफेनाक की ज़रूरत है, अगर हम उसको एक दवाइयों की इतनी बड़ी लिस्ट दे दें विदाउट एनी यूज़, हम उसको सेफ्ट्राज़ोन के इंजेक्शंस लगाना शुरू हो जाएँ जस्ट फॉर कमीशन अर्निंग के लिए, तो भाई, वो कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी कमाई का। जिसको देखिए, एंटीबायोटिक्स जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ आप दीजिए, बट जो एमआर वगैरह का जो एक चला होता है ना, तो यार, जिस बंदे को ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ क्यों देनी है? ठीक है? एंड बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बहुत मेरे से पढ़े लिखे बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, मैं तो सिर्फ़ एक छोटी-सी इंसान हूँ सबके सामने। बस मुझे ऐसा लगता है कि सभी को जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, इनके खिलाफ थोड़ा-सा अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। ये सिर्फ़ एक जो हमारा फ्रीडम टू राइट है, उसके तहत मैं थोड़ा-सा सोचती हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर मेरी आवाज़ पहुँच सके किसी के पास, एंड किसी को अच्छा लगे, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने बेसिस पे आप प्लीज़ मेडिकल फ्रेटर्निटी, ये डॉक्टर पेशेंट जो रिलेशनशिप है, इसको ये बना रहे। एंड डॉक्टर्स के लिए एक रिस्पेक्टेबल एक सैलरी इसलिए होनी चाहिए, पब्लिक को भी इसलिए बोलना चाहिए कि सैलरी, एक डॉक्टर रिस्पेक्टेबल सैलरी डिज़र्व करता है, बिकॉज़ पेशेंट की लाइफ उसके हाथों में होती है। जब वो डॉक्टर खुद दिमाग से खुश रहेगा, जब वो खुद सैटिस्फाइड होगा, रिस्पेक्ट के साथ-साथ जब थोड़ा-सा उसका फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक होगी, तभी यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स टिकेंगे हमारे पास। अदरवाइज़ सभी डॉक्टर्स ने छोड़ के ना प्राइवेट में चले जाना है, जो भी बहुत ही पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। प्राइवेट में भी आजकल ख़ैर सैचुरेशन आ ही रही है, वहाँ पे भी सैलरी पैकेजेस कम हो रहे हैं। इट्स ऑलवेज़ डिमांड एंड सप्लाई का खेला होता है ये एक। तो वो भी मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़ा-सा हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सीटें इतनी ज़्यादा ना बढ़ा दी जाएँ कि बच्चे कल को आके इस फील्ड में आके फ्रस्ट्रेट हो जाएँ। वो भी तो एक लॉस नेशन का ही है ना फिर। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन। कुछ अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कुछ अच्छा नहीं लगे तो कृपा करके मुझे माफ़ करें। एंड बाकी बस यही। जय श्री राम।